नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्र, महत्वपूर्ण मुद्दे में आज सबसे महत्वपूर्ण, दुखद और अपूरणीय क्षति समाज के लिए यह था कि देश भर में क्षत्रियों के आवाज को बुलंद करने वाली आवाज आज थम गई। अब शायद वो अपनी फरियाद लेकर के परमपिता परमेश्वर के श्री चरणों में पहुंचे हैं। अब वहां जाकर के अपनी बात रखेंगे कि धरती वाले लोग क्षत्रिय समाज के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, अब आप ही कुछ करिए। हम सब के तरफ से अर्जी लेकर के जाने वाले परम आदरणीय कालवी साहब को ईश्वर अपने शरणागत में रखें और आवागमन से मोक्ष प्रदान करें, यही प्रार्थना है। शाम होते होते एक और समाचार मिली, हालांकि यह समाचार भी सुबह ही का था, जब पत्रकारिता के पुरोधा डॉक्टर वेद प्रकाश वैदिक जी बाथरूम में नहाते वक्त किस परिस्थिति में देहांत हुआ नहीं है। कोई बता रहा था कि शायद फिसल गए, कोई बता रहा था हृदय गति रुक गया, लेकिन जो भी हो, पत्रकारिता के एक चिराग को बुझ जाना, वो भी इस समय असमय बुझ जाना, जबकि पत्रकारिता बहुत अपने संकट के दौर से गुजर रही है। पत्रकारिता पर सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह लग रहा है कि कौन पत्रकार है, कौन चाटुकार है और कौन लाचार है। इस स्थिति में वैदिक जी का जाना वाकई अपूरणीय क्षति होगी। समाज के इन दो प्रतिष्ठित लोगों का अचानक चले जाना समाज के लिए एक बहुत बड़ा धक्का है। मैं पुण्यात्माओं के शांति के लिए परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वो दोनों दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करें। मित्रों, आज और भी बहुत समाचार हुए, लेकिन मैं दो बातें रखने के लिए आपके पास रह रहा हूं कि क्या अब हमारे देश में बोलने की आजादी का यह मतलब है कि आप कुछ भी बोलें और आप पर कोई प्रश्न ना हो, और दूसरा कि क्या राजनीतिक चमचागिरी में कुछ सीट पा लेने, कोई पद पा लेने, कोई लालच के लिए आपकी स्थिति उस कुत्ते की तरह से है कि मालिक गुड़ दे देता है और कुत्ता उसके पक्ष में भौं भौं करता रहता है। मैं विनम्रता से हाथ जोड़ के क्षमा मांगते हुए राजनीतिक दल के तमाम पत्रकारों को सीधा कुत्ता कह रहा हूं। जिन जिन लोगों को कुत्ता पर दुख पहुंचा हो, वो सब के सब कोर्ट में जाकर के मेरे विरुद्ध केस कर सकते हैं, लेकिन कोर्ट में जाने से पहले एक प्रश्न का जवाब मुझे और जनता को तो दे करके जाएं कि भाई मैं कुत्ता है, आपको क्यों न कहूं। दो तीन उदाहरण मैं दूंगा, अगर ये दोनों उदाहरण मेरे गलत होंगे तो कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है। आप अपना जूता लाइए और मैं अपना सर नीचे झुकाऊंगा और आपको जब तक मेरे सर पे जूता बजाने की इच्छा हो आप तब तक बजाइए, मैं उफ तक नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं सार्वजनिक झूठ बोलने का अपराध सिद्ध हो चुका हूं। मेरा सवाल है, आपको बुरा लगने से पहले आप बुरा लगे, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आपको बुरा मानना चाहिए, आपको पिनकना चाहिए, उद्वेलित हो जाना चाहिए, एकदम आग बबूला हो जाना चाहिए कि देश के तमाम राजनीतिक दलों के प्रवक्ताओं को मैं कुत्ता कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं उन लोगों को जो कुत्तागिरी करते हैं, क्या करते हैं वो आपके सामने रख रहा हूं। ताजा उदाहरण है, लालू परिवार के सभी सदस्यों पर आय से अधिक संपत्ति का केस रजिस्टर हुआ है और ईडी, सीबीआई और तरह तरह की जांच एजेंसियां छापेमारी कर रही हैं। अभी फिलहाल मैं कुत्ता कह रहा हूं लालू प्रसाद यादव के तमाम प्रवक्ताओं को और उनके पक्ष में बोलने वाले पत्रकारों को, चाटुकारों को, उन लोगों को। इल्जाम क्या है कि लालू प्रसाद यादव ने सर्विस के बदले जमीन ली है, घर लिया है और चीजें लिया है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि लालू प्रसाद ने सर्विस के बदले वो सब चीजें लिया है। मैं यह कह रहा हूं कि भाई लालू प्रसाद यादव के दोनों पुत्र और तमाम पुत्रियां, मतलब उनके 10 संतान हैं, तो 2 पुत्र और 8 पुत्रियों में से किसी ने नौकरी के लिए कहीं एप्लीकेशन नहीं भरा, पात्रता ही नहीं था। एप्लीकेशन तो तब भरते नहीं जब फार्म खरीदने की हैसियत होती। फार्म खरीदने भर की हैसियत किसी की नहीं थी। वो एक मीसा भारती के पास एमबीबीएस की डिग्री है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि वो बैचलर ऑफ मेडिसिन और बैचलर ऑफ सर्जरी को वो लिख पाती होगी। मुझे मतलब संदेह है, हो सकता है लिख लेती हो, मुझे दावे के साथ मैं नहीं कर सकता, लेकिन अगर वो एमबीबीएस थी तो वो काहे नहीं डॉक्टर जी की।
भाई भागवत आजाद साहब के बेटा डॉक्टर नहीं है, बहुत सारे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और बड़े बड़े नेताओं के बेटा डॉक्टर हैं, तो डॉक्टरी करते हैं, वो काहे नहीं करती? करना चाहिए था। नहीं, उनके दोनों पुत्र में से एक तक तो खींच खाच के मैट्रिक पास है, दूसरा 7वीं में 7 बार फेल है, तो इन लोगों को तो फार्म ही नहीं मिलेगा, तो नौकरी करेंगे कहां से? जब आपके 10 बच्चों में से किसी ने नौकरी नहीं ज्वाइन की, तो किसी के पास 15 संपत्ति, किसी के पास 20 संपत्ति कहां से आया? या उन्होंने चुनाव आयोग के दिए अपने एफिडेविट में संपत्ति का ब्यौरा दिया हुआ है। दिल्ली के जिस आलिशान और महंगे मोहल्ले में उनका घर है, वहां धरना सेठ ही घर खरीद सकता है। लालू परिवार के पास वो संपत्ति कहां से आई? यही बात को काउंटर करने के लिए तरह तरह के दलील दे रहे हैं, इसलिए मैं आपको भों भों कहने वाला कुत्ता कह रहा हूं कि खाता ना भाई, जो नेताजी आपके कहीं वही सही, और आप उसको साबित करने में लगे हुए हैं। लोग आपसे सीबीआई ईडी जांच कर रही है कि भाई आय से अधिक आपके पास संपत्ति है, आपने नौकरी के बदले घूस लिया है, और आप कह रहे हैं कि उनकी बहू प्रेग्नेंट है, इसलिए लोग परेशान कर रहे हैं। मुझे ये नहीं समझ रहा है कि मैं कानून की धाराओं को रट गया हूं, ऐसा मैं नहीं कर सकता, लेकिन इतनी मालूमात तो मुझे है कि किसी भी कानून के धारा में यह नहीं लिखा हुआ है कि अगर आप गर्भवती हैं तो आपके घर में छापामारी नहीं होगी। भाई आप उस घर में गर्भवती हुई ही क्यों जिस घर में हराम का पैसा, बेईमानी का पैसा, लूट का पैसा आकर रखा हुआ था? आप गर्भवती उस पाप के संपत्ति पर जमीन पर हुई है, तो फिर इल्जाम और जांच के दायरे में आप आएंगे, उसमें गलत क्या है? यह बात हम लोगों को बताइए और उसके बाद मेरे विरुद्ध केस कीजिए। मैंने एक बार कहा था अपने पिछले वीडियो में कि भाई टीवी पर और सोशल मीडिया पर आके भों भों करने से बढ़िया है कि आप कंगना रनौत का नजीर दिया हुआ, पेश किया हुआ को अपनाइए। कंगना रनौत के घर को राज ठाकरे परिवार ने तोड़ दिया क्योंकि वो बाला साहब ठाकरे के परिवार से टकराने की जरूरत की। उसने टीवी पर भों भों करने के जगह हाई कोर्ट में याचिका दायर की कि भाई मेरे वैध संपत्ति को अवैध बता करके अवैध तरीके से तोड़ दिया गया। हाई कोर्ट ने एक वैल्यूअर लगाया और जांच किया कि भाई उसकी संपत्ति अवैध थी कि नहीं थी। हाई कोर्ट ने पाया कि भाई संपत्ति तो उसकी वैध थी, उसकी तुलाई है वो अवैध हुई है। तो फिर हाई कोर्ट ने कहा कि उसका कितने का नुकसान हुआ है? हाई कोर्ट ने कहा कि 2 करोड़ का। उन्होंने बोला जल्दी से 2 करोड़ पेमेंट करो, नौकरी जाएगी। उन्होंने कंगना रनौत को 2 करोड़ दिया, उसने अपने 2 करोड़ से घर बनवाया। हो सकता है उसका 4 करोड़ नुकसान हो, हाईकोर्ट वाले को 2 करोड़ का ही पता लगा हो, या हो सकता है उसका 1 करोड़ का नुकसान हो, हाईकोर्ट वाले ने 2 करोड़ का अंदाज लगा लिया, वो अलग मामला है। बट नुकसान तो मिला ना चाहिए, पैसा ही मिले। तो मैंने कहा था कि बाकी लोग क्यों नहीं कर रहे हैं? भाई लालू प्रसाद यादव के परिवार पर गलत छापेमारी हो रही है तो जाए सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में। दिल्ली में तो रहते हैं, उनके घर के कुछ ही किलोमीटर पर हाई कोर्ट है और कुछ ही किलोमीटर सुप्रीम कोर्ट है, और जिला कोर्ट भी कुछ ही किलोमीटर पर है। मतलब एक ही गाड़ी में आएंगे तो एक ही जगह पार्क अगर करेंगे तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, तो उनको अगर पटियाला हो जाना पड़ेगा तब भी अलग पार्किंग की जरूरत नहीं है, हाई कोर्ट जाना पड़ेगा तब भी अलग पार्किंग की जरूरत नहीं है, सुप्रीम कोर्ट भी जाना पड़ेगा तो पार्किंग खर्च उनका एक ही है। हालांकि उनके गाड़ी में पार्किंग नहीं लगेगा, लेकिन मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं कि अगर वो टैक्सी करके आए, किराया करके आए, तो उनको बार बार टैक्सी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार आए, उतर जाए, इधर पटियाला हाउस है, इधर हाई कोर्ट है और इधर सुप्रीम कोर्ट है, मतलब पैदल ही जा सकेंगे। तो जहां जाए तीनों कोर्ट का दरवाजा खुला हुआ है, मेन गेट पर तो ताला लगता है नहीं दोनों कोर्टों में। जाइए जाकर के कहिए कि मेरे संपत्तियों पर अवैध छापेमारी हो रही है। तो जज साहब बोलेंगे कि भाई कहाँ कहाँ संपत्ति है आपकी, वो बताएंगे जी भाई दिल्ली के सबसे आलिशान फ्रेंड्स कॉलोनी, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, छतरपुर और फलाना फलाना जगह फार्म हाउस है। तो कोर्ट पूछेगा कि भाई ये आपकी है? बोलेंगे हाँ। कहाँ से खरीदा? क्योंकि मैं भी दिल्ली में रहता हूं और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट और जिला कोर्ट के जज होते हुए भी मैं वहां पर किराए पर आने की हैसियत नहीं जुटा पाया। तुमने खरीद कहां से ले भाई? 7वीं में 7 बार फेल। तो उनकी मुंह इतनी सी हो जाएगी, इसीलिए वो कोर्ट में नहीं जा रहे, टीवी में आ रहे हैं, क्योंकि टीवी वाले अपने टीआरपी के लिए उनको बुलाते हैं, और यूट्यूब और फेसबुक पर तो बेमतों का जैसे मैं बोल रहा हूं और भी लोग उनके पक्ष में बोल रहे हैं। तो जो लोग उनके पक्ष में बोल रहे हैं, मैं उन्हीं लोगों को कुत्ता कह रहा हूं, फिर से बार बार कह रहा हूं कि भाई आप भों भों करने से पहले हमको बता दीजिए, मेरे सर पे जूता मारने से पहले मुझे बताइए कि भाई लालू प्रसाद के बेटे ने फ्रेंड्स कॉलोनी में, डिफेंस कॉलोनी में उतने सैकड़ों करोड़ की कोठी कहां से खरीदा? पैसा का स्रोत क्या था?
भाई नौकरी किया नहीं उसने। विधायक अब बना, तो विधायक बनने के पहले से उसके पास है कि बाद की बात है, ये जांच का विषय है। अगर विधायक बनने के पहले से है तो कहां से आया? क्योंकि उनकी माँ भी नौकरी नहीं करती थी, उनके पिताजी भी नौकरी नहीं करते थे, कुनबे में किसी ने नौकरी नहीं की, पात्रता ही नहीं था ना। माता जी तो खैर उठाई लगाती थी बेचारी, तो किस पोस्ट के लिए अप्लाई करती? मुख्यमंत्री तो जाति आधार पर बन गई, अनुकंपा पर, लेकिन नौकरी तो अनुकंपा पर नहीं मिलती ना। तो जिसके माँ बाप ने नौकरी नहीं किया, खुद नौकरी किया, भाई बहन ने नौकरी नहीं किया, तो सैकड़ों करोड़ की संपत्ति कहां से आई? घर में विदेशी डॉलर कहां से आया? या आप बता दीजिए, और सारे प्रवक्ता उसके आधार बता दें और उनका आधार जेन्युइन लगे, मैं सिर झुका लूंगा और जूता मारिए मुझे। कोर्ट क्या करेगा? कोर्ट तो जेल में भेजेगा, मुफ्त की रोटी मिलेगी, मेरे घर का खर्चा बचेगा। वो जो 4 रोटी सुबह, 4 रोटी दोपहर में और फिर चावल भी रात में खाता हूँ, वो 3 टाइम का मेरे घर का खर्चा बचेगा और आधा किलो दूध में पी लेता हूँ चाय वाय में। तो अगर मैं जेल गया तो मेरे घर का तो 10-15 दिन, महीने दिन, जितने दिन का कोर्ट में सजा होगा उतने दिन घर का खाना बच जाएगा। भाई मेरे घर वाले आराम हो जाएंगे। कोर्ट वोट में काहे भेजिएगा? सीधे इंडिया गेट पर बुलाइए, जूता मारिए मुझे, मैं एकदम सिर झुकाऊंगा, उफ तक नहीं कहूंगा। लेकिन जूता मारने से पहले आपको बताना पड़ेगा कि भाई लालू प्रसाद परिवार में इतनी संपत्ति आई कहां से। आप सिर्फ लालू प्रसाद क्यों आते हैं? उत्तर प्रदेश, मुलायम सिंह जी का परिवार, मुलायम सिंह के परिवार में भी मुलायम सिंह जी अध्यापक थे, उनके पास पात्रता रही होगी तभी वो अध्यापक हुए। लेकिन उसका बेटा ने कभी फॉर्म नहीं भरा नौकरी की, वो भरता भी नहीं, क्योंकि इंजीनियरिंग की डिग्री विदेश से खरीद कर लाया था, उसकी यहाँ पर चलती ही नहीं। जिस तरह से विदेशी रुपया यहाँ पर नहीं चलता, बदलवाना पड़ता है, उसी तरह से विदेशी डिग्री यहाँ नहीं चलती, यहाँ पर टेस्ट देना पड़ता है। तो भारत में टेस्ट देने का अखिलेश को पता था कि वो टेस्ट का मतलब क्या होता है, वो टेस्ट पैसे नहीं किया तो नौकरी नहीं की। तो जब अखिलेश यादव ने नौकरी नहीं की तो दिल्ली के बाद लखनऊ के विक्रमादित्य तुम्हारे पास सैकड़ों करोड़ की कोठी कहां से आई, यह बताना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी के लोगों का पक्ष लेते हुए कि सरकार बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है, अखिलेश जी को फंसा रही है, मुलायम सिंह को परेशान कर रही है। खैर अब तारा मुलायम सिंह जी नहीं रहे, ईश्वर उनके आत्मा को शांति दे, मैं अखिलेश के नाम ले रहा हूं। तो ये बताना पड़ेगा ना अखिलेश के तरफ से भों करने वालों को कि भाई अखिलेश यादव ने नौकरी नहीं की, कोई उनका व्यवसाय नहीं है, क्योंकि एफिडेविट में उन्होंने कोई व्यवसाय नहीं लिखा है। तो ये सैकड़ों करोड़, हजारों करोड़ की संपत्तियां आई कहां से? आप वो बता दीजिए। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी जानबूझ के निर्णय लेती है, अपने विरोधी दलों को फंसाती है, हम उस पर आपका पक्ष सुनेंगे और कहेंगे कि बिल्कुल आप ठीक कर रहे हैं। मैं दावे और जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, हालांकि मेरे पास कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है कि मोदी जी ने ईडी और सीबीआई को कहा है कि सभी विपक्षों पर छापा मारो, मुझे नहीं मालूम। लेकिन अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो मैं बुला करके कहता कि सुनो भाइयों, जिन जिन लोगों के पास अवैध संपत्ति है उन पर छापा मारो। मैं कहता, नाम लेता कि अखिलेश यादव के पास जाओ और बुला के पूछो कि भाई तूने जीवन में कभी नौकरी नहीं की, इतना करोड़ संपत्ति कहां से लाया। तेजस्वी यादव के पास जाकर के बोलो कि भाई तू 7वीं में 7 बार फेल, फार्म खरीदने की हैसियत तेरी नहीं है, नौकरी कहां से पाता, और नौकरी भी नहीं पाता तो इस संपत्ति कहां से लाया। घर परिवार तो इतना था कि पिताजी तुम्हारे वेटरनरी वार्ड के चपरासी थे, जो 10 बाई 10 का कमरा मिला, उसमें 10 लोग जमीन पर सोते थे। ये हैसियत थी तुम्हारे परिवार की, इसमें बुराई नहीं है। मैं उनके दरिद्रता को लक्षण नहीं लगा रहा हूं। गरीब होना बुरा नहीं है, गरीब के घर जन्म लेना अभिशाप नहीं है। गरीब के घर जन्म लेकर लालू प्रसाद यादव LLB LLM करके मुख्यमंत्री तो पहुंचे, प्रातः बनने पूजा के लायक है, नतमस्तक होने का मन करता है लालू जी के सामने। तो एक आदमी जो इतने दरिद्रता में जन्म लिया, वो थक करके भैंस का गोबर उठाने की जगह किताब उठाया और इन कॉलेज जैसे महंगा, बढ़िया और शानदार कॉलेज में अपने दम पर पढ़ा, क्योंकि तब उनके पिताजी की वजह से नहीं पढ़े, उनके भाइयों की वजह से नहीं पढ़े, खुद में प्रतिभा हो गई तब लालू प्रसाद यादव पढ़े। और सिर्फ पढ़े नहीं, बराबरी में छात्र आंदोलन में भाग लिया, जेपी आंदोलन में भाग लिए और मुख्यमंत्री तक पहुंचे। वो पूजा के लायक है। लेकिन उस पूजा का मतलब ये नहीं ना कि प्रसाद अकेले गटक जाएंगे। वो तो प्रसाद आपको बिहार की जनता में बांटने के लिए मिली थी, आप उसको अकेले गटक गए, अपराध हो रहा है। वही बात अखिलेश पर है, वही बात मायावती पर, वही बात कविता जी पर है, जो के चंद्रशेखर राव की बेटी जो के कविता है, कविता के पक्ष में कोई लोग बोल रहे हैं कि मोदी जी जानबूझ कर परेशान कर रहे हैं। भाई कविता बताएगी ना कि भाई इतना करोड़ संपत्ति दारू के काम करने में तेरे पास कहां से आया, तेरे पिताजी क्या करते, तू क्या करते थे। मेरा यही कहने का मतलब है कि भाई जो लोग टीवी पर आकर के बोलते हैं, सोशल मीडिया पर, जैसे मैं सोशल मीडिया पर फैक्ट के साथ बोल रहा हूं, आपके सामने फैक्ट रख रहा हूं कि भाई लालू प्रसाद का परिवार, मुलायम सिंह का परिवार, मायावती का परिवार कहीं कोई
मायावती जी के पिताजी नौकरी करते थे, 4th क्लास कर्मचारी थे एमटीएनएल में। 4th क्लास कर्मचारी होना अपमान का बात नहीं है, पहले क्लियर करता जाऊं मैं। मायावती जी के पिताजी 4th क्लास के कर्मचारी थे, ये अपमान का बात नहीं है, सम्मान का बात है। मजदूर थे, पूजा के लायक, मेहनती आदमी। तो उन्होंने मेहनत करके अपने 5-6 बच्चे जो होंगे, मुझे गिनती याद नहीं है मायावती जी के कितने भाई बहन हैं, उतने परिवार को उन्होंने पढ़ाया लिखाया। मायावती एमए है, बीएड है, अध्यापक थी दिल्ली में। इतने तक की शिक्षा उस गरीब बाप ने ही करवाया था। तो उसका बाप प्रातः बंद है, पूजा के लायक है मायावती जी के पिताजी। लेकिन पूजा के लायक मायावती भी है, क्योंकि वो उतनी विषम परिस्थितियों में उतना पढ़ाई की। लेकिन पढ़ाई करने के बाद जो घोटाला किया वो पूजा के लायक नहीं है। वो अधिकार के लायक है, प्रश्न पूछने के लायक है। और क्वेश्चनेबल तो ही है कि भाई कहां से संपत्ति इतना करा की मायावती जी। ये तो प्रश्न बनेगा ना कि मायावती आप नौकरी नहीं की, स्कूल के अध्यापिका के बाद आपने नौकरी छोड़ दिया, और जब नौकरी छोड़ दिया उसके बाद एकदम इतना धन का बरसात कहां से आ गया। मायावती के पक्ष में जो टीवी में बोलने वाले लोग हैं उन लोगों को बहुत बताना पड़ेगा। समाचार माध्यम, संचार माध्यम आज इतना ज्यादा ऊंचा हो गया है कि सवेरे वैदिक जी का देहांत हुआ, दोपहर होने से पहले पहले तक सब लोगों को ये बात पता चल गया। कालवी साहब का देहांत हुआ, सवेरे उठ करके जब मैं मोबाइल देखा तो सबसे पहले कालवी साहब का दुखद देहांत का समाचार मिला। मतलब संचार माध्यम इतना ज्यादा सशक्त हो गया है कि धरती के किसी भी कोने में कुछ हो रहा है। जैसे इमरान खान के घर बाहर शेलिंग हो रही है, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं उसको गिरफ्तार करने के लिए। पाकिस्तान का समाचार मैं अभी आपने संचार माध्यम से जान लिया। तो इतना सशक्त संचार माध्यम हो गया है, तो इस पर बोलने वाले लोगों को पूर्ण जिम्मेवारी के साथ बोलना चाहिए, जिम्मेवार होकर के बोलना चाहिए। इस विषय पर तो प्रश्न उठना ही चाहिए। तो जो लोग, जैसे मैं यहां बोल रहा हूं, अनाप शनाप बोलूंगा तो मैं दोषी हूं। अब तक मैंने जो भी 10-20 मिनट बोला है उसमें अगर एक बयान आप शनाप बोला है तो मेरा सिर आपका जूता, मारते जाइए जब तक आपका मन ना भारे। मैं एकदम कह रहा हूं, केस वेस तो आप करिए, आपकी मर्जी है, मैं रोक नहीं सकता हूं। आपका नागरिक फर्ज है केस करना, मेरा नागरिक धर्म है अपने केस के तहत अपने न्यायालय के आदेशों का पालन करना। लेकिन आपको मेरे को जेल में भेजने से पहले, मेरे को जूता मारने से पहले एक ही प्रश्न का जवाब दे दीजिए कि भाई आप जिस पार्टी के पक्ष में प्रश्न कर रहे हैं, जिस पार्टी के पक्ष में खड़ा होकर के सोशल मीडिया पर, मेन मीडिया पर, अखबारों के माध्यम से, जनमानस जनसभाओं के माध्यम से जो कह रहे हैं कि हमारे नेता को जबरदस्ती फंसाया जा रहा है, जबरदस्ती परेशान किया जा रहा है, उनके पास हुए ज्ञात संपत्ति, मैं अभी अज्ञात संपत्ति और बेनामी संपत्तियों की बात नहीं कर रहा हूं, जो वो एफिडेविट में लिख करके दे रहे हैं उसी संपत्तियों की ब्यौरा बताते हैं कि भाई जो एफिडेविट उन्होंने लिख करके दिया है वही कहां से आया। जो नहीं लिख करके दिया वो तो बात का विषय, वो आप कह सकते हैं कि झूठ बोल रहे हैं कि वो लाल किला उन्हीं का, नहीं सरकार झूठ बोली, मैं मान लिया आपकी बात, 1% आपकी बात मान लिया। लेकिन जो मान्य है, जो उन्होंने बता रखा है कि ये मेरा है, उसकी वैधता बता दीजिए। और अगर आपके तर्क में मेरे जैसा सफाई होगा और दम होगा, मेरा सिर आपका जूता। घोषणा के साथ वीडियो बंद करने जा रहा हूं। फिर से एक बार हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना कर रहा हूं कि मित्रों, किसी भी नेता के पक्ष में भाटगिरी करने से पहले, किसी भी नेता के पक्ष में भों भों बोलने से पहले अपने अंतरात्मा को सुनिए। एक बार अंतरात्मा से पूछिए कि मैं किस कारण, किस लालच से अपने नेता का पक्ष ले रहा हूं। क्या मैं उसका गुलाम हूं, उसका चाटुकार हूं, उसके तलवे चाटने के लिए ही धरती पर आया हूं, यही मेरा नागरिक धर्म है? तब तो ठीक है, आप अपना फर्ज निभा रहे हैं, आप आदर के लायक हैं भाई। क्योंकि इतनी विषम परिस्थितियों में भी तलवा चाटने जैसा महान काम आप कर रहे हैं, तो ये तो भाई आप महान पुरुष हैं, महापुरुष हैं, आपको कहा। लेकिन आप इतने महापुरुष हैं कि मेरे गरवान को नहीं छू सकते, क्योंकि मेरा गरवान छूने की हैसियत आप में नहीं है, क्योंकि आप सही नहीं है। और अगर आप सही हैं, आपको पता है मुलायम सिंह का परिवार इतना धन कहां से कमाया, मायावती का परिवार इतना धन कहां से कमाया, लालू यादव का परिवार इतना धन कहां से कमाया, के चंद्रशेखर राव के परिवार इतना धन कहां से कमाया, या और सारे नेता, मतलब कितने नाम हूं, क्योंकि सारे नेताओं के पक्ष में लोग टीवी पर, सोशल मीडिया पर बोलते हैं कि हमारे नेता को फंसाया जा रहा है। यहाँ तो पाकिस्तान के आतंकी संगठनों का समर्थन करने वाले नेता लोगों को भी कहा जाता है कि मुझे परेशान किया जा रहा है। तो इन सब प्रश्नों का जवाब अगर आपको मिल जाए तो कृपया मुझे बुलाइएगा कि राकेश परमार, मेरे पास एक पुख्ता जवाब है,
आमदनी का स्रोत का कारण है, और तू बेमौता टीवी पर बकवास बोला है, हम तेरे को जूता मारना चाहते हैं। हम सिर झुका के आपके पास आएंगे, और अगर आपके पास प्रश्न ना हो तो कृपया बकवास ना करें, क्योंकि कम से कम यही एक एहसान करें ताकि जनता साफ साफ सच्ची सच्ची बातें जान सके। क्योंकि इस देश में हमने जनता को इतना फ्री कहाँ रखा है कि वो इतना सोच सके कि भाई लालू प्रसाद यादव को जबरदस्ती फंसाया जा रहा है। इतने प्रश्न करने की सलाहियत उनमें नहीं है, क्योंकि वो अपने में इतने परेशान हैं। रोटी के चक्कर में, दवा के चक्कर में किसी की बेटी की शादी नहीं हो रही है, किसी के बेटा की शादी नहीं हो रही है, किसी के बेटा को नौकरी नहीं हो रहा है, किसी के घर में क्लेश है, किसी कोई बीमारी का इलाज नहीं हो रहा है, किसी के बच्चे के पढ़ने की व्यवस्था नहीं हो, मतलब वो अपने आप में इतना परेशान है कि वो इतना नहीं सोच पाता। और हम जैसे कितने लोग हैं जो सोच पाते हैं, और जो सोच पाते हैं वो निडरता से कह पाते हैं। तो जो कह रहा है वो साफ कह रहा है कि गलत कह रहा है, लोगों को ये समझने के लिए फ्री मानसिकता दीजिए। फ्री मानसिकता तब देंगे जब आप झूठ टीवी पर नहीं बोलेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं राकेश परमार एक बार पुनः आप सबसे क्षमा मांगता हूं। जो लोग किसी न किसी राजनीतिक दल के फॉलोअर होंगे और अपने प्रवक्ताओं के लिए इतनी अपमानजनक शब्द सुन करके भी मुझे बर्दाश्त कर रहे होंगे, आप जरूर मुझे क्षमा करें, क्योंकि आप जिम्मेवार नहीं है उनके है बेईमानी का, आप जिम्मेवार नहीं उनके करप्शन का, क्योंकि आपने तो उनके राजनीतिक नीतियों का समर्थन किया है, उनके घोटाले का थोड़े किया है। इसी तरह से आप अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। और अगर आपको ये वीडियो में सच्चाई लगे, मेरे प्रश्न जेन्युइन लगे, तो सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने सभी समूह में साझा करें, क्योंकि साझा करने से समस्या अपने समाधान को प्राप्त करता है। जय हिंद, वंदे मातरम।